आप सबका स्वागत है ऑरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वरुणशु मोदी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बिट्स पिलानी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनटीएससी के फिजिक्स के सोल्यूशन 2017 से 18 वाले पेपर के। इस पेपर में 148 में से मेरा स्कोर 140 रहा था और मेरी स्टेट रैंक एमपी में 33rd आई थी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, तो हमको दिया गया है कि एक कार 30 किलोमीटर कवर करती है 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड में और अगला 30 किलोमीटर कवर करती है 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड में। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों जर्नी का इंडिविजुअली हम टाइम निकाल के ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो T1 क्या होगा? जैसा कि हमको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो 30 अपॉन 60, यूनिट सेम है इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। और T2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 40। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है 1/2 और इसको करेंगे तो ये आता है 3/4। अब T1 प्लस T2 कर देंगे क्योंकि टोटल टाइम चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 विच इज इक्वल टू 5/4। लेकिन यहाँ पे मिनट्स में पूछा गया है आंसर, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको इंटू 60 कर देंगे क्योंकि ये आवर्स के फॉर्मेट में आया है। इंटू 60 करेंगे तो मिनट्स में आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 75 मिनट्स। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बार आप खुद से क्वेश्चन रीड कर लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके। हाँ, तो इस क्वेश्चन में जो भी लिखा गया हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, सबसे पहले तो क्या दिया है यहाँ पे? अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ स्पीड u, अपवर्ड्स फेंका गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो ये मान लेते हैं टावर है। यहाँ पे जो स्टोन है इसको ऊपर फेंका गया है u स्पीड से। ठीक है, और ये कुछ ऐसा ट्रैवल करेगा और ये आके गिरेगा नीचे। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है? इट रीचेस द ग्राउंड विद स्पीड 3u। तो यहाँ पे जो उसकी फाइनल स्पीड है जब वो ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला है वो कितनी है? 3u। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या गया है? हाइट ऑफ द टावर कितनी है? तो अब आप सोचिए इसको कैसे करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है एनटीएससी में। तो यहाँ पे हमको दिया क्या क्या गया है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, और हमको ये चीज पता है कि यहाँ पे फॉल हो रहा है, ग्रेविटी एक्ट करेगी तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? g। लेकिन g को हम साइन किस तरीके से पुट करेंगे? जब भी हम इक्वेशन यूज करते हैं न्यूटन की, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन जब भी हम यूज करते हैं तो साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम इसमें थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वो क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे v क्या है? v है अपने पास -3u। माइनस क्योंकि ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 9u स्क्वायर हो जाएगा। u हमको u ही दिया हुआ है और जो a है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नीचे है तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 2 माइनस g। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है कि जो डिस्प्लेसमेंट है h वो नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ है। ये देखिए आप, ये नीचे की तरफ है, इसलिए ये मतलब पॉजिटिव होता है ऊपर, नीचे होता है नेगेटिव। तो h को हम साइन के साथ पुट करेंगे वरना आंसर गलत आ जाएगा। वैसे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता साइन से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा? 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g।
ये क्या हो जाएगा 4u² अपॉन 2g। तो ये आंसर आ गया है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, when the speed of a particle is doubled, the ratio of kinetic energy to its momentum gets। अब ये ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अब हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ इट्स ke टू मोमेंटम, ठीक है। तो ke अपॉन मोमेंटम क्या होगा? हाफ mv² अपॉन mv। तो m से m कटा, v से यहाँ का एक v कटा, तो ये क्या हो गया v/2। तो ये जो रेशियो है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, मतलब v की जगह, ये एक्चुअल में इनिशियल रेशियो है। जो फाइनल रेशियो है ke/p, ये कितना होगा 2v/2, जो कि इसका डबल है ना। तो आंसर क्या होगा? जो रेशियो है वो डबल हो गया, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे अपने सजेशंस कमेंट में जरूर डालें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने एक फॉर्मूला साउंड वेव्स में पढ़ा ही होगा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। उसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल देंगे। एनटीएससी में ऐसे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो जितने फॉर्मूला है वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी उनको अप्लाई करके आंसर निकाल पाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहाँ पे न्यू होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक होता है वेवलेंथ, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू v/न्यू। v है 3 × 10⁸ और न्यू है 10⁹ हर्ट्ज। ये मीटर पर सेकंड है, ये हर्ट्ज है, लेकिन जो आंसर है वो सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कटेगा जब यहाँ, तो बच जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। और इतना ही सिंपल ये क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, a force of 16 Newton is distributed uniformly on one surface of a cube of edge 8 सेंटीमीटर। तो ये जो क्यूब है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फेस को कंसिडर करते हैं, इस पे 16 न्यूटन का फोर्स यूनिफॉर्मली लग रहा है और इसकी जो एज है वो है 8 सेंटीमीटर। तो प्रेशर निकालना है। अब प्रेशर किस यूनिट में पूछा गया है? पास्कल। और जो पास्कल होता है वो एक्चुअल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दूसरा नाम है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम प्रेशर निकाल लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स तो ऐसा यूनिट में ही दिया गया है 16, डायरेक्टली लिख देते हैं। और जो एरिया है उसको हमें मीटर्स में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.08 मीटर होता है, ठीक है। मतलब 8/100। तो इसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर होता है एक फेस का एरिया, तो हम करेंगे 8/100 इंटू 8/100, ठीक है। ये कटा 2 से, ऊपर आ गया 10,000, नीचे बच गया 8, और ये अगर इसको और काट दें 4, तो ये बच जाएगा हमारे पास 4।
तो अब इसको भी कर देते हैं 42500। आंसर आ गया 2500 पास्कल। ठीक है, सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं, पर जो फोर्स होता है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो वर्क होता है वो वेक्टर नहीं होता है। वो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल के बीच में। तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब ये डॉट पे मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? ये डॉट एक्चुअली डिनोट करता है डॉट प्रोडक्ट को, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। मतलब एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा मतलब जो एंगल उनके बीच में है, किनके? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। अब वर्क को अगर मैक्सिमम करना है तो वो किस पे डिपेंड करता है? इन सारे केसेस में एफ और एस तो सब में सेम है। एफ और एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, लेकिन जो एंगल है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जिस फिगर में कॉस थीटा की वैल्यू सबसे कम होगी, कम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कॉस थीटा जब कम होता है, जो थीटा होता है वो कम होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो कॉस थीटा सबसे कम कहां पे? यहां पे 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा डायरेक्टली। इसको देखने का एक और तरीका है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क ज्यादा होगा। अब जैसे यहाँ पे फोर्स तो ऊपर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में वर्क 0 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है, लेकिन एनटीएससी में ऐसा सवाल पूछा गया था, तो मैं होप करता हूँ कि अब अगर ये आगे आएगा तो आप इसको कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो जो सीरीज में होते हैं उनको तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, पर अगर जब पैरेलल में होता है रेजिस्टेंसेस तो हम रेसिप्रोकल लेके उनको ऐड करने के बाद एक और बार रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होएगा? ये इस वाली ब्रांच में हो गया 30 ओम। ठीक है, नीचे कितना हो गया? 20 प्लस 20 40 ओम, और यहाँ है 20। अब ये तीन रजिस्टर पैरेलल में हो गए, है ना? ये तीनों ब्रांचेस एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? आर इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो 1 बाय R1 कितना? 30 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 40। अब 30 20 40 का अपने पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। ठीक है, तो इसको इंटू 3 कर देते हैं ऊपर नीचे, इसको इंटू 6 और इसको इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे तो 120 बन गया, ऊपर क्या बचा? 4 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन 120। ये कितना हो गया? 13 अपॉन 120। अब खुश मत होना, इसको भी रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल हमको करना पड़ेगा, तब निकलेगा आंसर। ये गलती भी बहुत बच्चे कर देते हैं रिटन एग्जाम्स में, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप अपन? 120 अपॉन 13। अब ये मेरे टाइम पे भी थोड़ा सा इश्यू हुआ था, यहाँ पे एक्चुअली ये डेसिमल था। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.23 आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 9.23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बहुत सिंपल से फॉर्मूला पे बेस्ड है जो आपको स्कूल्स में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? रो आर इज इक्वल टू रो
मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। इसका मतलब जो R1 है, ऐसा करते हैं साइड बाय साइड लिखते चलते हैं। हाँ, इन दोनों का रो तो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है और ये प्रॉपर्टी मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट वायर की लेंथ है L और सेकंड की है 2L, तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं L 2L। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, फर्स्ट वायर का है 4A, सेकंड का है A, तो यहाँ पे लिखते हैं 4A और यहाँ पे लिखते हैं A। अब हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस R1 अपॉन R2। तो R1 अपॉन R2 कितना आएगा अपने पास, R1 अपॉन R2 आ जाएगा अपने पास रो L बाय 4A इंटू इसका रेसिप्रोकल A अपॉन 2 रो L। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आंसर अपने पास आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब जो वायर है उसका रेजिस्टेंस था, स्टार्टिंग में कितना रेजिस्टेंस था उसका, अपन को गिवन है हाँ R1 इज इक्वल टू R, और जो वायर है उसको अपनी लेंथ से 3 गुना खींच दिया गया है। इसका मतलब सपोज L1 को L बोल देते हैं, तो L2 अपने पास कितना आ गया 3L। हाँ, व्हाट्स इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब नया रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे किस फॉर्मूला से, R इज इक्वल टू रो L बाय A। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर किसी वायर को ऐसे खींचा जाए तो उसका लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे V1 और V2, मतलब दोनों वायर की वॉल्यूम्स को। अब वॉल्यूम क्या होती है, वायर को अपन सिलेंड्रिकल मानते हैं, तो इसकी वॉल्यूम क्या होएगी, पाई R स्क्वायर H, या फिर जो ये पाई R स्क्वायर है इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल देते हैं, A1 H1, या इसको L बोल देते हैं, हाइट जो है वायर की वो लेंथ है एक्चुअल में, इज इक्वल टू A2 L2। ठीक है, तो A1 है अपने पास, A1 तो अपन को दिया हुआ है, अपन उसको A मान लेते हैं। चलो A1 इक्वल टू A। अब यहाँ पे अपन इसमें पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो L1 तो L ही था, A2 अपन को निकालना है और L2 अपन को दिया है 3L, तो यहां से ये कटा, L से L कट गया, A2 इज इक्वल टू A बाय 3। ठीक है, अब R2 जब अपन को निकालना है तो R2 कैसे निकलेगा, दोनों वायर का मटेरियल तो सेम है इसलिए रो सेम रहेगा, तो रो L कितनी हो गई है 3L, और एरिया कितना है, एरिया हो गया A बाय 3। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, ये ऊपर आ जाएगा 9 रो L बाय A, और रो L बाय A क्या था अपने पास R1, तो ये हो जाएगा 9R1। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन आ गया, NTSE स्टेज 1 का सबसे मुश्किल क्वेश्चन अभी तक का। ठीक है, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसका आंसर मिल्की वे होगा, तो अब मैं इसको क्या ही बताऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिन लोग को अभी भी डाउट है, मिल्की वे में रहते हैं अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, विजन प्रॉब्लम अकरिंग इन ओल्ड एज इज नोन एज, तो जो आई वाला चैप्टर होता है 10th क्लास में, उसमें पढ़ाया जाता है आई के डिफेक्ट्स पे। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब सिर्फ पास का दिखता है, दूर का दिखना कम हो जाता है या दूर का धुंधला दिखता है।
पर ये जो होता है ये बच्चों में और बड़ों दोनों में हो सकता है। जनरली बच्चों में जो होता है वो मायोपिया होता है, और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ये एज के साथ बड़ों में आ जाता है। जो होता है ना कि पेपर को ऐसे दूर रख के पढ़ना पड़ता है कि पास का दिखता नहीं है, उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और ये ओल्ड एज में आ जाता है। तो इसका आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। अब आप पूछेंगे प्रेस बायोपिया और एनीपिया क्या है, तो ये एक्चुअल में कोर्स से थोड़ा सा बाहर है, आपको सिर्फ ये दो पढ़ाए जाते हैं और इससे ये क्वेश्चन हो जाता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं भी नहीं ला पाया था, मतलब फिजिक्स में मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था अपने टाइम पे, और ये वही वाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे मतलब ये आपके कोर्स से थोड़ा सा बाहर है, ये एक्चुअली 12th में ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं। कैसे? द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ इफ द सिमेट्रिकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ एफ इज कट अलोंग ए बी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक बार आ चुका तो इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं, बल्कि ये कोर्स से थोड़ा सा बाहर था। ठीक है, अब इसको अगर हम हाफ में कट कर दें, अगर इसको हम हाफ में कट कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने जो लेंस के रे डायग्राम बनाए होंगे, अगर इस पॉइंट से लाइट जा रही है तो ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे आके कहीं सपोज मिलती है। जो ये वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इंटेलिजेंटली गेस कैसे कर सकते हैं? देखिए, यहां पे अगर लेंस को आधा काटा गया हो, आप ऐसा कुछ मान सकते हैं कि ये जो लाइट यहां से निकल रही है, ये आधा पार्ट भी उसको कन्वर्ज करेगा। जैसे ये आधा और ये आधा कर रहे थे, मान लीजिए कुछ एक्स डिस्टेंस दूर जाके ये कन्वर्ज हुई लाइट, ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूर, और जो कन्वर्जिंग में योगदान था इस आधे पार्ट का, इस आधे पार्ट का उतना ही इस आधे पार्ट का था। तो अगर इनमें से यह आधा हटा लिया जाए तो जो कन्वर्जिंग थी वो कम हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ने मिलके कन्वर्ज करवाया था, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल आधा पार्ट बचा है, तो जो कन्वर्जिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी। तो कन्वर्जिंग अगर कम होगी तो क्या होगा, ये ऐसे दूर 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 जाके मिलेंगे, मतलब ये यहां से थोड़ा सा दूर आएंगे, थोड़ा दूर जाके मिलेंगे। अब दूर का हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे जो कन्वर्जिंग पावर थी वो हाफ हुई है, तो जो डिस्टेंस था वो डबल हो गया, है ना। ये हाफ हुआ तो डिस्टेंस फोकस का डबल हो गया, तो जो फोकल लेंथ होगी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर रेस कन्वर्ज करती हैं, वो डबल हो गई। तो अगर आपको ये समझ आ गया है और आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले ऐसे और वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। Two bodies of unequal masses possess the same momentum. The ke of the heavier mass will be dash the ke of the lighter mass. ठीक है, two bodies of unequal mass possess the same momentum. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो हमें दिया हुआ m1 इज नॉट इक्वल टू m2, लेकिन जो मोमेंटम है वो सेम है। तो मोमेंटम क्या होता है? P1 इज इक्वल टू P2, इसका मतलब m1 V1 इज इक्वल टू m2 V2। अब ये बराबर तो है नहीं, तो इस ये इक्वेशन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे काम आएगी अभी। अब के का भी वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कैसे लगाते हैं? यहाँ पे एक m से मल्टीप्लाई करके नीचे m से डिवाइड कर देते हैं। ये 1 ही होता है, मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ बदलता तो है नहीं, m बाय m होता है 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया? हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। बहुत सिंपल, इसको काट मत देना अभी, रुक जाओ आगे देखो। ये क्या हो गया? हाफ, ऐसे
mv का होल स्क्वायर ले सकते हैं हम, ठीक है। अब mv क्या चीज थी, mv तो मोमेंटम होता है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, हाफ मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास। ये एक डेरिवेशन होता है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के रेशियो के कंपैरिजन वाले इसमें सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या पता चल गया इससे, अब मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं। जो रिजल्ट आया है हमारे पास वो क्या आया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर मास विल बी डैश द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर मास। तो चलिए अपन हेवियर मास को m1 मान लेते हैं, m1 हैवी और m2 लाइट, ठीक है। तो ke1 कितना होगा, p1 स्क्वायर अपॉन 2m1, ठीक है। अब मोमेंटम तो दोनों का सेम था, तो p1 p2 की कोई बात नहीं बनती, इसको हटा दिए, याद रखना मोमेंटम सेम था। ke2 क्या होगा, p का स्क्वायर अपॉन 2m2, ठीक है। अब यहां पे देखने वाली बात होती है, यहां नीचे है m1, ठीक है, दोनों की p तो सेम है, तो चलिए रेशियो ले लेते हैं, ke1 बाय ke2 कितना होगा, रेशियो कितना हो जाएगा 2m2 बाय 2m1, मतलब m2 बाय m1। अब हमें क्या पता है, m2 लाइट है और m1 हैवी, इसका मतलब ये रेशियो लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये हल्का है और ये भारी। मान लीजिए चलिए ये 5 किलो का था और ये 10 किलो का है, तो रेशियो कितना हो गया 1/2, है ना। और इससे हमें क्या पता चलता है, ke1 ke2 से कम होगा, तो ke ऑफ हेवियर मास विल बी लेस देन ke ऑफ लाइटर मास। अब इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए और ये फॉर्मूला जरूर याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऑरस अकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमको और मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।